हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 का सिपाही विद्रोह। इस वीडियो में मैंने आप भारत और राजस्थान दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और फैक्ट को कवर किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए यह सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 1857 का सिपाही विद्रोह है। क्रांति से पूर्व की जो घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में सहायक संधि प्रथा का प्रचलन किया। तो सहायक संधि प्रथा का प्रचलन लॉर्ड वेलेजली ने किया, 1798 में किया। इस संधि के तहत, इस प्रथा के तहत संधि करने वाली जो भारत की पहली रियासत थी वो हैदराबाद थी। हैदराबाद के शासक निजाम अली थे और निजाम अली ने मराठों के आक्रमण से परेशान होकर के यह संधि की थी 1798 में। मराठा आक्रमण न करने की एवज में चौथ कर लेते थे 25%, यानी कि कुल उपज का 1/4% लेते थे। राजस्थान में सहायक संधि प्रथा के तहत संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वह भरतपुर थी। भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सितंबर 1803 में यह संधि की थी। उसके बाद दूसरी जो रियासत थी वह अलवर थी। अलवर के शासक बख्तावर सिंह थे, उन्होंने नवंबर 1803 में संधि की थी, लेकिन यह प्रथम विस्तृत संधि थी। अगर पहली संधि की बात करें, पहली रियासत की बात करें सहायक संधि प्रथा के तहत संधि करने वाली रियासत की, तो प्रथम तो भरतपुर हो जाएगी, लेकिन अगर प्रथम विस्तृत संधि की बात करें तो वह हो जाएगी अलवर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हर एक लाइन अति महत्वपूर्ण शामिल किया है, तो प्रत्येक लाइन को गौर से देखना है और आपको नोट्स तैयार करने हैं। आगे चलते हैं। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पृथक्करण या आश्रित पार्थक्य की नीति का प्रचलन किया। आश्रित पार्थक्य की नीति का लॉर्ड हेस्टिंग ने 1817 में प्रचलन किया। इस नीति के तहत संधि करने वाली जो राजपूत रियासत थी वह पहली करौली थी। करौली के शासक हरबख्शपाल सिंह थे, जिन्होंने नवंबर 1817 में संधि की। और जो अंतिम रियासत थी वह सिरोही थी। सिरोही के शासक शिव सिंह थे, जिन्होंने सितंबर 1823 में यह संधि की। आगे चलते हैं। 1848 में डलहौजी ने हड़प नीति या व्यपगत नीति, गोद निषेध प्रथा या फिर लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन नीति का प्रचलन किया। तो हड़प नीति की ये अन्य नाम हो गए, व्यपगत नीति, गोद निषेध, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। तो इस नीति का प्रचलन डलहौजी ने 1848 में किया था। इस नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर जो छत्तीसगढ़ में है, झांसी, नागपुर, इनका विलय हड़प नीति के तहत कर लिया जाता है और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को और मैसूर को विलय कर लिया जाता है। अवध के शासक वाजिद अली शाह थे और मैसूर के हजरत महल थे। अब चलते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ। क्रांति के समय 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वह राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक्स लॉरेंस थे और राजस्थान में अंग्रेजी सरकार की 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनमें सभी सैनिक भारतीय थे। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो गए। राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ थी उनकी संख्या 6 थी, जिनमें सारे जो सैनिक थे वो भारतीय थे। अब 6 सैनिक छावनियों की बात कर लेते हैं। नसीराबाद जो अजमेर में,
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच में, जो फिलहाल अभी एमपी में है। देवली टोंक में कोटा कंटिजेंट के अधीन आती थी। एरिनपुरा पाली में वह जोधपुर लीजन से आती थी। खैरवाड़ा उदयपुर मेवाड़ भील कोर के अंतर्गत। मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में किया गया था। तो मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में। और जो छठवीं है वो है ब्यावर अजमेर। यह मैं रेजिमेंट के अंतर्गत आती थी। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा एवं खेरवाड़ा। जिनमें से 2 सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। वो कौन कौन सी थी? ब्यावर और खेरवाड़ा। तो ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो प्रतीक थे वो कमल था और रोटी था। कमल जो था वह कुलीन वर्ग के लिए था और रोटी ये सामान्य वर्ग के लिए था। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। कोटा मेजर बर्टन, ये पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। जोधपुर रियासत का मैकमेशन, भरतपुर रियासत का मोरिसन, जयपुर का ईडन, उदयपुर का सावर्स, सिरोही जेडी होल और धौलपुर का निक्सन। तो इनको याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। कोटा रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन थे। जयपुर रियासत में ईडन थे। उदयपुर सावर्स, सिरोही जेडी होल, धौलपुर निक्सन। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पोमस्टन था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिनकी हमने अभी चर्चा कर ली है। राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो पैट्रिक लॉरेंस थे। पैट्रिक लॉरेंस एजीजी का जो पद का जो गठन है वह 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया था। तो एजीजी पद का जो सृजन है वह 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया। प्रथम जो एजीजी थे वो मिस्टर लोकेट थे। लेकिन 1845 में एजीजी का जो ग्रीष्मकालीन केंद्र है वह अजमेर से माउंट आबू शिफ्ट कर दिया गया। तो सर्दियों में इनका जो केंद्र रहता था वो अजमेर रहता था और गर्मियों में माउंट आबू। तो जब 1857 की क्रांति हुई उस टाइम में इनका जो केंद्र था वह माउंट आबू था। अब चलते हैं विद्रोह की तरफ। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो सबसे पहले जो विद्रोह है वह नसीराबाद छावनी में हुआ और 28 मई 1857। जो पूर्व निर्धारित तिथि थी वह 10 मई थी, लेकिन उससे पहले ही भारत में क्रांति स्टार्ट हो गई थी। राजस्थान में यह नसीराबाद में हुई सबसे पहले और 28 मई 1857 को हुई। अब हम चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति के ऊपर। नसीराबाद में जो छावनी हुई उसके ऊपर चर्चा करते हैं। नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 यह राजस्थान में क्रांति का प्रथम स्थल था। तो राजस्थान में क्रांति का प्रथम स्थल कौन सा हो गया? नसीराबाद। यानी यूँ कहें तो राजस्थान में 1857 क्रांति का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ था? नसीराबाद छावनी से हुआ था। वहाँ के जो नेतृत्व करता थे वो बख्तावर सिंह थे। छावनी का तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को अजमेर शहर से हटाकर के नसीराबाद में नियुक्त कर दिया और सैनिकों के हथियार जमा कर लिए गए, तब बख्तावर सिंह ने प्रिचार्ड से पूछा था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं? इस प्रकार क्रांतिकारी भरतपुर रियासत से होते हुए दिल्ली की ओर कूच करते हैं।
अगला प्रश्न है, नीमच से भागे हुए अंग्रेज परिवार को कहाँ बंदी बनाया गया? तो पहले नीमच में क्रांति देख लेते हैं। नीमच छावनी में जो क्रांति हुई वह 3 जून 1857 को होती है। तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट था। नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। तो नीमच छावनी में जो नेतृत्व करता थे वो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह थे। इस छावनी में आटे की हड्डी का चूरा मिले होने की अफवाह फैल गई थी, जिसको मेवाड़ के सैनिक अधिकारी अर्जुन सिंह ने दूर किया था। तो नीमच छावनी में आटे में हड्डी का चूरा फैले होने की अफवाह फैलाई थी। इस शंका को दूर किया था सैनिक अधिकारी अर्जुन सिंह ने, जो मेवाड़ के थे। कर्नल एबोट द्वारा भारतीय सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई गई, जिसका विरोध करते हुए सैनिक मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि जब अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसा नीमच छावनी में हुआ था। नीमच से भागे अंग्रेज परिवार के 40 सदस्यों ने चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में रुग्गाराम किसान के घर शरण ली थी। तो क्वेश्चन क्या था? नीमच से भागे अंग्रेज परिवार के 40 सदस्यों ने चित्तौड़गढ़ के किस गांव में शरण ली थी? तो डूंगला गांव में ली थी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डूंगला गांव। इन अंग्रेजों को मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया था। तो मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को पिछोला झील के जग मंदिर में ठहराया। नीमच के क्रांतिकारियों को शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने शरण दी। क्रांतिकारियों को शरण देने वाले शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह थे। इन्होंने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, लेकिन 6 वर्ष के लिए इन्होंने किले का दरवाजा नहीं खोला था। अब चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति पर। 1857 की क्रांति में टोंक का जो योगदान रहा वो है, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोही करता थे मीर आलम खां, अहमदयार खां और मोइनुद्दीन। ये विद्रोही थे, नेतृत्व करता थे। निम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल जैक्सन का सामना किया। कर्नल जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी दे दी। टोंक के विद्रोहियों में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो इस बात की जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। तो टोंक रियासत एक ऐसी रियासत थी जहां क्रांतिकारियों के साथ में पुरुषों के साथ साथ में महिलाओं ने भी भाग लिया था, और इस बात की जो जानकारी है वो मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय क्या था? अभी इसके ऊपर हमने चर्चा की है। क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय क्या था? माउंट आबू था, क्योंकि उस टाइम गर्मियों का टाइम था। तो एजीजी का जो केंद्र है वो माउंट आबू शिफ्ट कर दिया था। तो क्रांति के समय अंग्रेजों का जो मुख्यालय था वो था माउंट आबू। अजमेर की रक्षा के लिए ब्यावर से बुलाई गई मैं रेजिमेंट का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो मैं रेजिमेंट के नेतृत्वकर्ता थे लेफ्टिनेंट कार्नेल। अब बात करते हैं अजमेर में क्रांति। अजमेर में क्रांति 9 अगस्त 1857 को होती है। क्रांतिकारियों ने तारागढ़ के कारागार पर आक्रमण कर 50 से अधिक बंदियों को मुक्त करवाया। कर्नल डिक्सन ने मेर रेजिमेंट को अजमेर ब्यावर भेजा तथा जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को भेज करके अजमेर में शांति स्थापित की। तो अजमेर में जब विद्रोह हुआ तो वहाँ शांति स्थापित करने के लिए जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में राजकीय सेना भेजी जोधपुर की, और फिर तब जाकर के अजमेर में शांति स्थापित हो पाई। एरिनपुरा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो एरिनपुरा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता थे शिवनाथ सिंह। अब एरिनपुरा छावनी में क्रांति होती है 21 अगस्त 1857 को। ये तारीख आपको लिख करके रखनी है, याद करनी है। जिस प्रकार से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं उस प्रकार से आपको भी नोट्स लिख करके तैयार करने हैं। देखिए दोस्तों, ये PDF बनाने में
वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला है एरिनपुरा छावनी में क्रांति। तो एरिनपुरा छावनी में क्रांति 21 अगस्त 1857 में। नेतृत्व करता थे शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई। तो पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी थे, उनके पुत्र थे अलेक्जेंडर, उसकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर? एरिनपुरा छावनी में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी में दिया गया? एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया। शिवनाथ सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो इस नेतृत्व में एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली की ओर चले, वे नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नारनौल के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी ग्राड की सेना से क्रांतिकारी पराजित हुए तथा घायल होने से ग्राड की भी मृत्यु हो जाती है। और जोधपुर लीजियन टुकड़ी का संबंध एरिनपुरा छावनी से है, इसके ऊपर हमने पहले चर्चा कर ली है। किस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा जाता है? तो चेलावास के युद्ध को काले व गोरे का युद्ध कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं चेलावास का युद्ध कब हुआ था। इससे पहले अहुआ में क्रांति। अहुआ में जो क्रांति है वो सितंबर 1857 में होती है। इसमें दो युद्ध होते हैं, 8 सितंबर को और 18 सितंबर को, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जो अहुआ में क्रांति हुई, वहाँ के नेतृत्व करता थे डॉक्टर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। सबसे महत्वपूर्ण योगदान ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का ही रहा है 1857 की क्रांति में। मारवाड़ ठिकाना के जो तत्कालीन शासक थे वो तख्त सिंह थे। अहुआ जोधपुर के अंतर्गत आता था, तो जोधपुर के शासक तब तख्त सिंह थे। इनके मध्य रेख कर के कारण दुश्मनी थी। रेख एक प्रकार का कर होता है जिसके लेकर के ठाकुर कुशाल सिंह और शासक तख्त सिंह के बीच में दुश्मनी थी। क्रांतिकारियों ने जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेजों की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया 2 युद्धों में। वो 2 युद्ध कौन कौन से हैं? एक तो बिथोड़ा का युद्ध है और एक चेलावास का युद्ध है। तो पहले चर्चा करते हैं बिथोड़ा का युद्ध। जो बिथोड़ा का युद्ध था वह 8 सितंबर 1857 को हुआ था। बिथोड़ा पाली में पड़ता है। यहाँ के नेतृत्वकर्ता कुशाल सिंह भी थे, कुशाल सिंह चंपावत थे, सॉरी। इस युद्ध क्रांतिकारियों के विरुद्ध जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व किलेदार ओनाल्ड सिंह ने कर रहे थे। तो जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व ओनाल्ड सिंह कर रहे थे तथा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हीथकोट कर रहे थे। युद्ध में ओनाल्ड सिंह मारा जाता है और हीथकोट वहाँ से भाग जाता है तथा क्रांतिकारियों की विजय हो जाती है। तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। जोधपुर की राजकीय सेना का जो नेतृत्व करता थे वो ओनाल्ड सिंह थे, किलेदार ओनाल्ड सिंह, और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता थे वो थे हीथकोट। ओनाल्ड सिंह मारे जाते हैं और हीथकोट भाग जाता है तथा क्रांतिकारियों की विजय हो जाती है। चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, सॉरी ये गलती से टाइप हो गया है, 18 सितंबर है ये 1858 नहीं है, ये 18 सितंबर है 1857 को। इसको आप सही कर लेना। तो चेलावास का युद्ध, इसको हम काले व गोरों का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में क्रांतिकारियों के विरुद्ध जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व, जो जोधपुर की राजकीय सेना थी उसका नेतृत्व पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन कर रहे थे तथा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एजीजी पैट्रिक लॉरेंस खुद ने किया था तथा क्रांतिकारियों की विजय होती है और मैकमोशन मारे जाते हैं। मैकमोशन का सिर काट करके अहुआ के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया जाता है। तो मैकमोशन कौन थे? उस टाइम पे जोधपुर के मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो यह अंग्रेजी सेना का, राजकीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन। तो इनका सर काट करके अहुआ के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया जाता है। अंग्रेज अधिकारी होम्स ने अहुआ किले पर अधिकार करके अहुआ में इस क्रांति का दमन किया। तो अहुआ में क्रांति का दमन किसने किया? अंग्रेज अधिकारी होम्स ने। इन्होंने अहुआ के किले के ऊपर अधिकार कर लिया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने किले का भार लांबिया के ठाकुर, अब कुशाल सिंह जो थे उन्होंने किले का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप दिया और कोठारिया राजसमंद के जोध सिंह के पास जाकर के शरण ले लेते हैं तथा
सलूम्बर के जो ठाकुर केसरी सिंह हैं उन्होंने भी कुशाल सिंह को शरण दी थी। तो आहुआ किले का भार किसको सौंप कर, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप करके कहाँ जा कर के शरण लिए थे, कोठारिया राजसमंद है वहाँ के जोध सिंह के पास शरण ली थी। और जो सलम्बुर के ठाकुर थे वो केसरी सिंह, उन्होंने भी कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। 1860 ईस्वी में नीमच छावनी में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया नीमच छावनी में, कब, 1860 में। इनके अपराधों की जांच हेतु अंग्रेजों द्वारा टेलर आयोग का निर्माण किया जाता है, टेलर आयोग का गठन किया जाता है। तो महत्वपूर्ण है, टेलर आयोग का गठन कब हुआ, कुशाल सिंह चंपावत के अपराधों की जांच करने के लिए। और टेलर आयोग की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पर कुशाल सिंह को अपराध मुक्त कर दिया गया तथा 1864 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आहुआ में क्रांतिकारियों की जो प्रेरणा स्रोत थे वो थे, एक सुगाली माता का मंदिर है जो आहुआ की कुलदेवी है, उसके 10 सिर और 54 हाथ हैं, ये धातु युक्त एक मूर्ति है। होम्स आहुआ से अजमेर ले आ गया। तो होम्स ने जब आहुआ के ऊपर अधिकार कर लिया तो वह इस मूर्ति को अजमेर ले आया, जो अभी पाली में बांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा जो क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत थे वो थे कामेश्वर महादेव मंदिर आहुआ, ये आहुआ है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कोटा में जो क्रांति के नेतृत्व करता थे वो जयदयाल थे और मेहराब खान थे। इन दोनों ने मिलकर के कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया। अब कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति होती है। सबसे लंबे समय तक चलने वाली क्रांति थी कोटा में, सबसे लंबे समय तक भी और सबसे व्यवस्थित तरीके से जो क्रांति हुई वह कोटा में हुई। राजा राम सिंह द्वितीय थे, इनको नज़रबंद करके रखा गया 6 महीने तक लगभग, मतलब पिंजरे में जो बंद तोता होता है उसके समान इनकी स्थिति हो गई थी। नेतृत्व करता थे रिशालदार जयदयाल जो कामा भरतपुर के थे और मेहराब खां ये करौली के थे। सैनिक टुकड़ी थी नारायणी पलटन और भवानी पलटन। तो नारायणी पलटन और भवानी पलटन सैनिक टुकड़ी का संबंध कोटा से था, ये पलटन है। तो कोटा में क्रांति के समय समानांतर सरकार का गठन किया गया। सबसे लंबे समय तक लगभग 6 महीने तक क्रांति चली, सबसे व्यवस्थित क्रांति हुई थी। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर बर्टन थे। मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा की गलियों गलियों में घुमाया गया। बर्टन के 2 पुत्र थे, फ्रैंक व ऑर्थर, तथा डॉक्टर शेडलर व कोटम की भी हत्या कर दी गई। तो मेजर बर्टन का सिर काट करके कोटा की गलियों गलियों में घुमाया गया कि अंग्रेज डर जाएं कि हमने ऐसा कर दिया गया, अगर आगे से भी अगर कोई ऐसा करने को सर ऊपर करेगा तो उसकी यही हालत कर दी जाएगी। और उनके जो पुत्र थे फ्रैंक व ऑर्थर और साथ में डॉक्टर शेडलर व कोटम थे, इनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो फ्रैंक व ऑर्थर, डॉक्टर शेडलर व कोटम का संबंध किस क्रांति से, कोटा में क्रांति से। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स थे, वो करौली महाराजा मदन पाल सिंह की सहायता से कोटा पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। पॉलिटिकल एजेंट का सर काट करके गलियों में घुमाया जाता है और पुत्र और डॉक्टर शेडलम व कोटम की हत्या कर दी जाती है। तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स हैं, वो करौली के जो महाराजा मदन पाल सिंह हैं उनकी सहायता से कोटा के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। अब कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय के स्थान में अब वहाँ का राजा असफल हुआ, तो राम सिंह द्वितीय के स्थान में दी जाने वाली द्वितीय के सम्मान में दी जाने वाली तोपों की जो सलामी थी वह 17 से घटा करके 13 कर दी जाती है। और वहाँ पर पुनः अधिकार करने के लिए करौली के महाराजा मदन पाल सिंह ने सहायता की थी। तो मदन पाल सिंह की जो तोप सलामी थी वह 13 से बढ़ा करके 17 कर दी जाती है तथा उन्हें GCI का सम्मान दिया जाता है, ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया का सम्मान करौली के महाराजा मदन पाल सिंह को दिया गया। कोटा महाराजा राम सिंह ने अपनी जनानी डोडी की रक्षा हेतु मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को पत्र लिखा था। तो कोटा महाराजा राम सिंह ने अपनी जनानी डोडी के लिए कहाँ के शासक को पत्र लिखा था, तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को पत्र लिखा था।
धौलपुर में क्रांति 27 अक्टूबर 1857 को होती है। राजा भगवंत सिंह थे, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भरपूर साथ दिया। नेतृत्वकर्ता रामचंद्र थे, गुर्जर देवा थे। हीरालाल भी नाम मिलता है कहीं कहीं जगह। ग्वालियर के क्रांतिकारियों ने क्रांति प्रारंभ की तथा अंग्रेजों ने पटियाला पंजाब से सेना बुलाकर के क्रांति का दमन किया। तो धौलपुर रियासत एक ऐसी रियासत थी जहां क्रांति प्रारंभ करने वाले और क्रांति का दमन करने वाले दोनों ही बाहर के थे। तो एकमात्र रियासत है जहाँ क्रांति प्रारंभ करने वाले और क्रांति का दमन करने वाले दोनों ही बाहर के थे। प्रारंभ करने वाले क्रांति जो थे वो ग्वालियर के थे और जो क्रांति का दमन करने वाले थे वो पटियाला पंजाब के थे। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे वो देख लेते हैं एक बार। कोटा के राम सिंह द्वितीय थे, भरतपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय, धौलपुर के भगवंत सिंह, अलवर के विनय सिंह, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, करौली के मदन पाल सिंह। जोधपुर के तख्त सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह, सिरोही के शासक शिव सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह और बूंदी के राम सिंह, ये उस टाइम पे शासक थे। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा एकमात्र शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? तो बीकानेर का शासक था वह अंग्रेजों की सहायता के लिए अपने राज्य से बाहर जाकर के भी अंग्रेजों की सहायता की थी। बीकानेर के शासक कौन थे उस टाइम पे? 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। तो बीकानेर में 1857 की क्रांति। चलिए देखते हैं। महाराजा सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर क्रांति को दबाया था। इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ ही नहीं दिया। महाराज सरदार सिंह ने हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर 1857 की क्रांति को दबाया। बाड़लू पंजाब में पड़ता था पहले, जो वर्तमान में हरियाणा में है। बाड़लू पंजाब वर्तमान में हरियाणा राज्य में शामिल है। महाराजा सरदार सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने पर अंग्रेजों ने महाराजा सरदार सिंह को टिब्बी परगने, जो हनुमानगढ़ में है, के 41 गांव दे दिए थे। तो अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव दिए। टिब्बी परगना हनुमानगढ़ में पड़ता है। किस शासक को दिए गए थे? बीकानेर के शासक महाराजा सरदार सिंह को। बीकानेर जन विद्रोह के समय बीकानेर का राजा सरदार सिंह था। जयपुर में क्रांति होती है। वहाँ के प्रमुख जो नेता थे वो थे सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खां। पॉलिटिकल एजेंट ईडन थे। इनके कहने पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंग्रेजों का कहना मान गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? महाराजा राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि दे दी। तो सितार ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को। तथा कोटपुतली, जिसको कोट कासिम भी कहते हैं, कई जगह कोट कासिम मिलता है नाम, कोटपुतली परगना इनको दे दिया जाता है। साथ में राम सिंह द्वितीय के मंत्री शिव सिंह जुसामोद ने महाराजा राम सिंह द्वितीय को बहादुर शाह जफर से मुलाकात की सलाह दी थी। तो जुसामोद ठिकाना है, वहाँ के थे शिव सिंह मंत्री। उन्होंने महाराजा राम सिंह द्वितीय को बहादुर शाह जफर से मुलाकात करने की सलाह दी थी। बहादुर शाह जफर ये उस टाइम पे भारत के 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे, राजा थे, या यूँ कहें तो दिल्ली के राजा बहादुर शाह जफर थे। ये अंतिम मुगल शासक थे। जयपुर जन विद्रोह के समय जयपुर रियासत का राजा राम सिंह द्वितीय था। जन विद्रोह के समय जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट ईडर था। सामोद ठिकाना जयपुर रियासत का एक ठिकाना था और शिव सिंह सामोद का एक सामंत था। एकमात्र रियासत जिनके राजा एवं प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो एकमात्र एक ऐसी रियासत थी जयपुर जहाँ पर प्रजा ने भी और राजा ने भी दोनों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारियों की क्रांति को दमन किया।
प्रमुख व्यक्तित्व देखो, डोंगजी और जवाहर जी। डोंगजी और जवाहर जी ये मूलतः बठोट पाटोदा सीकर के निवासी थे। ये अमीरों को लूटते थे और उन पैसों को गरीबों में बांट दिया करते थे। जो डोंगजी और जवाहर जी थे वो शेखावाटी रेजिमेंट है, जिसका मुख्यालय झुंझुनू में है। ये शेखावाटी है। तो शेखावाटी रेजिमेंट में रिशालदार पद पर कार्यरत थे। इन्होंने रिशालदार पद को त्याग दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। 1847 ईस्वी में नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। अंग्रेजों ने डोंगजी को बंदी बना लिया और आगरा दुर्ग में रखा गया। तो अंग्रेजों ने डोंगजी को बंदी बनाकर किस दुर्ग में रखा? आगरा दुर्ग में रखा। तथा जवाहर जी ने इनको अपने साथियों के साथ मिलकर के मुक्त करवाया था। वे साथी कौन कौन थे? लोटिया जाट, करनिया मीणा, सांवता नाई। जवाहर जी को बीकानेर रियासत के शासक रतन सिंह ने संरक्षण दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जवाहर जी को बीकानेर रियासत के किस शासक ने संरक्षण दिया? तो शासक रतन सिंह ने संरक्षण दिया था। अगले हैं अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया मूल रूप से बीकानेर के थे। अमरचंद बाठिया ने 1857 क्रांति के दौरान ग्वालियर मध्य प्रदेश में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। आर्थिक सहायता करने के कारण से अमरचंद बाठिया को क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेजों ने अमरचंद बाठिया को फांसी लगा दी थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान के सबसे जो पहले शहीद हैं वो हैं अमरचंद बाठिया। इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो क्रांति के समय सबसे पहले जिनको फांसी दी गई थी वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी और राजस्थान में जो सबसे पहले फांसी दी गई वो अमरचंद बाठिया थे। इसीलिए राजस्थान का मंगल पांडे शहीद अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। तात्या टोपे। तात्या टोपे की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनका जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। सबसे पहले ये मांडलगढ़ आए थे, उसके बाद में बांसवाड़ा से आए थे। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेवाड़ में सिलंबू ठिकाने के सामंत केसरी सिंह तथा कोठारिया ठिकाने के सामंत जोध सिंह ने तात्या टोपे को शरण दी थी। तो तात्या टोपे को शरण देने वाले सिलंबू ठिकाने के सामंत केसरी सिंह थे और कोठारिया ठिकाने के सामंत जोध सिंह थे। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने तात्या टोपे का साथ दिया था। बीकानेर महाराजा सदा सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। ये घोड़े पर बैठ कर के सभी रियासतों में घूमे थे सहायता लेने के लिए, लेकिन जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे ने राजस्थान की सभी रियासतों में सहायता लेने का प्रयास किया था। तो एकमात्र जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर ये नहीं गए सहायता लेने के लिए, बाकी सब जगह गए थे। कुवाड़ा का युद्ध भीलवाड़ा में है। कुवाड़ा तो 8 अगस्त 1858 को कुवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को हरा दिया गया था। स्वरूप देखो किसने क्या कहा इस क्रांति के बारे में। वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इनकी एक पुस्तक है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। यह पुस्तक पीक वीक पेपर्स और स्कॉटिश पेपर्स के नाम से भारत आई थी। रमेश चंद्र मजूमदार ने इसको सिपाही विद्रोह कहा। इनकी रचना थी सिपोई म्यूटिनी और रिवोल्ट ऑफ 1857। इनका कथन था यह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो ऐसा रमेश चंद्र मजूमदार का कथन था। बेंजामिन डिजेरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। जेम्स आउटरम ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। टी.आर. होम्स ने सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष की संज्ञा दी। डॉक्टर ताराचंद ने राष्ट्रीय विप्लव कहा। रीज ने भारतीयों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष बताया और सिले ने इसको सिपाही विद्रोह बताया। इस क्रांति की आंखों देखा हल्का वर्णन विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी पुस्तक मांझा प्रवास में किया। तो मांझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे की द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अब 1857 की क्रांति के परिणाम देखते हैं।
हालांकि 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन परिणाम क्या क्या हुए? कंपनी शासन का उन्मूलन हो गया। पहले ईस्ट इंडिया काम कर रही थी, उसका उन्मूलन हो जाता है। 1857 क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और शासन खत्म करके ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ, यानी अब भारत पर सीधे ब्रिटेन का अधिकार हो गया था। ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को बनाया गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और उसके बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये संस्थाएं बनाई गई थी। लेकिन अब भारतीय मामलों को देखने के लिए ब्रिटेन में भारत सचिव पद को सर्जित कर लिया गया था। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। पील कमीशन रिपोर्ट के आधार पर, कौन सी रिपोर्ट थी? पील कमीशन रिपोर्ट के आधार पर सैनिक छावनियों में अंग्रेज और भारतीयों का जो अनुपात है वो घटाकर 1:3 बम्बई और मद्रास में और 1:2 कलकत्ता में कर दिया जाता है। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा गया, जिनमें प्रमुख घोषणाएं थी। जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र था उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसमें थी, राजकीय सेवाओं में नस्ल, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजाओं को गोद लेने की अनुमति दे दी गई थी। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में क्वीन विक्टोरिया को भारत की क्राउन घोषित कर दिया था। इस प्रकार क्रांति के ये परिणाम रहे। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? अभी जो चर्चा कर लिया, रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। 1857 के विद्रोह में बलिदान सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था और इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? ये बहादुर शाह जफर ने किया था। ये अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य कारण था, तात्कालिक कारण था, वो था चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब जो योजना बनाई गई थी वह सही नहीं बनाई गई थी और केंद्रीय संगठन में कमी थी। जो रियासत थे वहाँ के शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया और अंग्रेज़ों का साथ दिया। क्रांतिकारियों की जो नीति थी उनका दमन किया। इस प्रकार यह क्रांति असफल रही। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने किसे कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा ह्यूरोज ने कि ये भारतीयों में यह अकेली मर्द है। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व करता नाना साहेब था और लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व करता बेगम हजरत महल थे। क्वेश्चन फॉर यू, ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भगत आंदोलन किसने चलाया? केसरी सिंह भारत ने, गुरु गोविंद ने, बांकीदास ने, सागरमल गोपा ने। दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय किन किन छावनियों ने भाग नहीं लिया था? खेरवाड़ा और एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, देवली और खेरवाड़ा, देवली और ब्यावर। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और सही अच्छे से देखा है तो आप इनके जवाब देंगे। वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।